नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो राफेल विमानों को लेकर आ रही है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस में मौजूद है। ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक ये राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। राफेल के पहले बैच में शामिल 5 राफेल विमान को 10 सितंबर को औपचारिक कार्यक्रम के दौरान, जैसे कि आप सभी को मालूम है, शामिल कर दिया था भारतीय वायुसेना में। खबरों की माने तो भारतीय वायुसेना पर यह बात निर्भर करती है कि वे कब इन विमानों को भारत लाते हैं। साथ ही फ्रांस की तरफ से बयान आया है कि भारतीय वायुसेना के पायलटों की उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि वे सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं। हालांकि भारत ने चीन से बढ़ते हुए तनातनी के बीच कुछ मॉडिफिकेशन भी राफेल में करवाए हैं, जिसमें कि कम तापमान में भी ये विमान आसानी से स्टार्ट हो सकता है। इससे पहले जो विमान पहुंचे हैं भारत में 5 राफेल, उन्होंने करीबन 250 घंटे की उड़ान और फील्ड फायरिंग टेस्ट कर ली है। ये विमान अंबाला में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किए गए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो लद्दाख स्काउट्स को लेकर आ रही है। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट समेत भारतीय सेना को 131 और जाबाज मिले हैं। लेह स्थित लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। जोश और जज्बे से लबरेज युवा प्रशिक्षु देश की संप्रभुता के लिए सब कुछ निछावर करने की शपथ के साथ ही औपचारिक रूप से सेना का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि इस परेड में इनके पेरेंट्स यानी कि अभिभावक जो थे वो शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि कोविड के चलते मना कर दिया गया था कि वे लोग यहाँ ना पहुंचे। परेड में शामिल हुए युवा सैनिक लद्दाख के दूर दराज इलाकों से हैं। ये जवान उच्च पर्वतीय इलाकों में किसी भी तरीके के ऑपरेशन को करने में सक्षम है। लद्दाख स्काउट को बेहद कारगर रेजिमेंट माना गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो T-90 और T-72 टैंकों को लेकर आ रही है। भारत ने अब लद्दाख में लगातार अपनी तैयारियों को बढ़ा दिया है और जिसके चलते भारत T-90 और T-72 टैंकों को पूर्वी लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में उनका परीक्षण कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे चूमर और डैमचौक इलाकों में इन टैंकों की तैनाती भारत ने कर दी है। भारत ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स भी LAC के पास तैनात किए हैं। ये -40 डिग्री तापमान में भी आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कि लद्दाख की बर्फीली वादियों में अगर चीन की सेना ने थोड़ी सी भी गुस्ताखी की तो ये टैंक फायर होना शुरू हो जाएंगे। भारत ने लद्दाख में जिन T-90 टैंकों को तैनात किया है वो रूसी मूल के हैं। भारत टैंकों का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। 46 टन वजनी इस टैंक को लद्दाख जैसे इलाके में पहुंचाना आसान काम नहीं था। हालांकि भारत ने चीनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस काम को बेहद आसानी से कर दिया। भारत ने इन टैंकों में इजरायली, फ्रेंच और स्वीडिश साब सिस्टम लगाकर इन्हें और ज्यादा अपग्रेड किया है। भारत चूमर और डैमचौक में अपने टैंकों की प्रैक्टिस लगातार कर रहा है। ये इलाका काफी सपाट है, यहाँ पर टैंकों की मैन्युबिलिटी का अंदाजा मिल जाता है। हालांकि भारत के लिए ऐसे माहौल में इन टैंकों, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स और भारी बंदूकों की मेंटेनेंस कर पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं चीन की PLA से बराबरी के लिए क्षमता विकसित कर चुकी है। साथ ही हमारी सेना चीन के किसी भी उकसावे का माकूल जवाब दे सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2020 में आज भारत की सशस्त्र सेनाएं चीनी सेना से बराबरी का मुकाबला कर सकती हैं। साथ ही देश के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा तो उसे उचित और माकूल जवाब देने की क्षमता भारत विकसित कर चुका है। दोस्तों ये बयान रक्षा मंत्री का ऐसे समय पर आया है जब लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके में कई अहम ठिकानों पर भारत ने अपनी मजबूती बना ली है। साथ ही PLA कमांडर्स को यह सख्त संदेश दे दिया गया था उस मीटिंग के दौरान, जो अभी हाल ही में हुई है, कि अगर चीन उकसावे वाली कोई भी काम करता है तो भारतीय सेना फायरिंग करने से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही राजनाथ सिंह ने परमाणु शक्ति का भी यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1962 में चीन के हाथों पराजय के समय भारत ने अपने आत्मरक्षा के समर्थन की बात की। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए और भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी ड्रैगन की हरकतों को लेकर आ रही है। LAC पर तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच भारतीय सेना लद्दाख में सर्दियों की तैनाती कर रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में तनाव घट सकता है। भारत और चीन के पास इस क्षेत्र में लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। सैनिकों के साथ टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस मजबूत स्थिति में। सूत्रों का मानना है कि भारत सर्दियों में तैनाती चीन की गतिविधियों और तैनाती के अनुरूप ही करेगा। यानी कि उसने कितनी तैनाती वहां पर कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग भारत भी वहां पर अपने सैनिकों की संख्या रखेगा। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक
लद्दाख में सर्दियों की स्थिति में ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेना को नीचे आना पड़ सकता है और सैनिकों की संख्या कम की जा सकती है। अधिकारियों के मुताबिक हमें इंतजार करना होगा कि वहां कितने सैनिकों की जरूरत होगी। सर्दियों के बावजूद भी महत्वपूर्ण जगहों पर भारतीय सैनिकों की तैनाती बरकरार रखी जा सकती है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि चीनी बेस और पैंगोंग त्सो की ऊंचाई को कवर करना ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में पीएलए की स्थिति इलाके में अस्थिर जैसी नजर आती है। दूसरे सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सर्दियों के दौरान तैनाती के लिए दोनों पक्ष तैयार है। चीन ने इस दौरान बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल की व्यवस्था कर ली है। पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चीन और भारत के सैनिकों के बीच की दूरी महज कुछ 100 मीटर है। हालांकि चीन ने इस दौरान कहा कि चुशुल सब सेक्टर में भारत ऊंचाई वाले इलाकों से पहले अपने नियंत्रण को छोड़े, जबकि भारत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख से सभी सैनिकों की वापसी होनी चाहिए और यथास्थिति बहाल हो। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे इमरान खान को अब और बुरे दिन देखना बाकी रह गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डालने का मन बना लिया है। FATF ने इस बात की जानकारी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान FATF के द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने के कगार पर बिल्कुल खड़ा हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान अगले महीने होने वाली बैठक में FATF के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए जाने से बचने की कोशिश करेगा। फरवरी में FATF की बैठक में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकरोधी वित्त पोषण मापदंडों का पालन करने के लिए अतिरिक्त 4 महीने का समय लिया था, लेकिन चेतावनी उसको दे दी गई थी कि अगर वो इनका पालन करने में विफल रहा तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इससे पहले ईरान और उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि वे ब्लैक लिस्टेड है। यानी कि इमरान जो कि बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है, जिसको ये नहीं पता कि अब उसके खुद के कंगाली के दिन और शुरू होने वाले हैं और अभी भी वो कश्मीर का राग नहीं छोड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग कश्मीर कश्मीर करके अपने देश को ही बर्बाद कर रहे हैं और इनके हाथ से कश्मीर तो चला ही गया है, इनके हौसले वहां पे पस्त हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल भारत को इंतजार भी रहेगा कि FATF कब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो के गगनयान को लेकर आ रही है। हाल ही में हुए एक इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि इसरो गगनयान प्रोग्राम के लिए कुछ क्षेत्रों में काम करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहता है। निश्चित रूप से गगनयान मिशन के संबंध में कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रियों के लो अर्थ ऑर्बिट में जाने से पहले 3 चरण होंगे। जो वर्तमान शेड्यूल है उसके अनुसार पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान दिसंबर 2020 में होने वाली है। जून 2021 में दूसरी मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी और दिसंबर 2021 में फाइनल मैन मिशन भेजा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि महामारी और लगातार लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसरो इस मिशन के लिए कई तकनीकी प्रयोगों और स्पिन ऑफ को देख रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब भी आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।